सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, महंगाई के तूफान ने हर खास आम को परेशान करके रख दिया और वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म के नोटिस भी अभी तक किसी काम आते दिखाई नहीं दे रहे और आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इजलास भी हुए, बड़ों की बैठक भी लगी, लेकिन किसी इजलास किसी नोटिस के कोई नतायज अभी तक हमें मिलते दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई के तूफान में शिद्दत आती जा रही है। नाज़रीन, महंगाई की सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे और उसके साथ साथ शहरियों के दीगर मसाइल और शहर के अहम मामलात पर भी बात होगी। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे शहर के तरक्याती मंसूबों के हवाले से और इंतज़ार की घड़ियां कहा जा रहा है कि अब ख़त्म होने को हैं और 26 अक्टूबर को ऑरेंज ट्रेन आवाम के लिए पटरी पर आने को तैयार है। 25 अक्टूबर को इफ्तिताही तकरीब होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डिटेल्स क्या है, शबीर हैदर रिपोर्ट में बताएंगे। लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट बिलाखिर मुकम्मल। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पटरी पर दौड़ने को तैयार। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से मेट्रो ट्रेन चलाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब डेरा गुजरा मुतवक्के है। वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिच्ची के मुताबिक 25 अक्टूबर इतवार के दिन वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार इफ्तिताह करेंगे। 26 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अवाम के लिए चला दी जाएगी। जहांजेब खान खिच्ची के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन रोजाना 12 घंटे चलेगी। रोजाना 2.5 लाख मुसाफिरों का सफर करना मुत्तवक्के है। यकतरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर किया गया है। 6 माह बाद किराए में नजरसानी के हवाले से कैबिनेट फैसला करेगी। बिजली पर चलने वाली ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सालाना 2 अरब रुपए के अखराजात होंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए चाइनीज कंपनी को माहाना 43 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका दे दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, अच्छी खबर हमने आपके साथ शेयर कर ली है जी। ऑरेंज ट्रेन जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था, अब वो आखिरकार पटरी पर आने को तैयार है। इसी पे मजीद हमने बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज शबीर हैदर ही हमारे साथ मौजूद है। शबीर, बताइएगा, आखिर सफेद हाथी चलने को तैयार है? जी बिल्कुल सिद्रा, ये लाहौरियों के लिए जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म होने को हैं, क्योंकि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है वो 26 अक्टूबर बरोज पीर सुबह 6:30 बजे जो है वो आवाम के लिए चलाई जाएगी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिच्ची, उनका कहना है कि जी ऑरेंज ट्रेन जो है वो रोजाना 12 घंटे चलेगी, जिसमें वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलाई जाएगी। और इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने जो है तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इसमें मुकम्मल जो तैयारियां की गई हैं उसमें जो महकमा जो वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिच्ची, उसका कहना है कि 25 अक्टूबर बरोज इतवार को वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो बटन दबाकर इसका इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद 26 अक्टूबर से ये ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशनल जो है वो बाकायदा चल जाएगी। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन है ये 12 घंटे तो चलेगी। पहले उनका कहना था कि 16 घंटे रखी गई थी, अब इस वक्त जो है वो उनका कहना था कि 10 से 12 घंटे चलाई जाएगी, ताकि जो एक तो कोरोना की वजह से उनका कहना है कि इसका हमें ये बताइए कि इसको 12 घंटे चलाया जाएगा, टाइमिंग्स क्या होंगी, किराया क्या होगा और जिस तरह से आप कोरोना SOPs बता रहे हैं उन पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी? हाँ बिल्कुल सिद्रा, ये जो वजीर ट्रांसपोर्ट है उनका कहना है कि अभी 40 रुपए एक तरफा किराया जो है वो मुकर्रर किया गया और ये 6 माह तक के लिए किया गया। 6 माह के बाद जो है वो कैबिनेट फैसला करेगी क्या आया कि किराया इतना रखना है या इससे कम करना है या इससे ज्यादा करना है। उनका कहना था कि अभी 6 माह तक ये जो इसका किराया जो है वो 40 रुपए रहेगा और जो ये ट्रेन का जो कातेकार होंगे वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलाई जाएगी और शाम 6 बजे के बाद ये ट्रेन को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से यही कहा गया कि ये 12 घंटे के लिए अभी पहले, क्योंकि जब 6 माह कबल जब इन्होंने कहा था कि जी इसका ट्रेन को चलाया जाएगा तो उस वक्त कहा गया था कि 16 घंटे चलेगी। अब जो है उनका कहना है कि कोरोना की वजह से जो है 12 घंटे इसका टाइम जो है वो किया गया कि 12 घंटे इसको चलाया जाएगा, जिसमें उनका कहना था कि जी कोरोना SOPs है उसको मद्देनजर रखा जाएगा कि मास्क का इस्तेमाल करवाया जाएगा, मास्क के बगैर किसी भी सवारी को है वो अंदर नहीं। हमें ये बताइएगा, खबरें ये भी मौसूल हो रही थी कि जब ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो उस रूट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया जाएगा, उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि जहां पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चल रही है उनके उसके नीचे जहां पर सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वहां पर बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से उनका कहना था कि इसलिए उसको बंद किया जाएगा ताकि आवाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करे और पता चल सके कि कितने मुसाफिर रोजाना की बुनियाद पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। उस रेवेन्यू को मद्देनजर रखते हुए 6 माह के बाद इसका वो किराए का जो है वो तखमीना लगाया जाएगा कि किराए में कमी कितनी की जाए और क्या किराए में कमी की जा सकती है या किराए में इजाफा किया जा सकता है। और इस वजह से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने की ऊपर बात की जा रही है। मैं जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहाँ से उनका कहना था कि इसलिए बंद किया जाएगा ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन हो। और हमें ये बताइए कि लोग स्टेशन तक किस तरह से पहुंचेंगे, क्योंकि जो ऑरेंज ट्रेन का एक स्टेशन है उससे दूसरे स्टेशन का अच्छा खासा डिस्टेंस है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? यही बात है। अब उसको पहुंचने के लिए या तो अगर मुसाफिर सफर नहीं पैदल सफर नहीं कर सकता तो उसको रिक्शा इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्राइवेट गाड़ी, और अगर वो उसके लिए पैदल चल सकता है तो वो फिर पैदल जाएगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। अगर उसको बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और ऑरेंज ट्रेन के हवाले से खुशखबरी आप सुना रहे थे, लेकिन साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं। क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट वहां पर अपने तौर पर चलाएगी जो लोगों को एक से दूसरे स्टेशन पर या फिर रोड से स्टेशन तक का अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, हर बंदे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पैदल चल के स्टेशन तक पहुंच जाए। और दूसरा ये कि किराया आपको 40 रुपये अदा करना पड़ेगा, चाहे आपने 2 किलोमीटर का सफर करना है, 3 किलोमीटर का सफर करना है या फिर पूरे का पूरा 27 किलोमीटर का सफर करना है, किराया आप 40 रुपये ही अदा करेंगे अगर आप ऑरेंज ट्रेन पर सफर करना चाहते हैं तो। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, शहर के कुछ मजीद तरक्याती मंसूबों की बात करें और बात करेंगे जी फिरदौस मार्केट अंडरपास के हवाले से, जहां पर DGLTA ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 31 अक्टूबर की नई डेडलाइन दे दी। अहमद अजीज तारड़ ने अंडरपास का दौरा करके तामीराती कामों का जायजा लिया है और फिर एक और तारीख से नवाज दिया है आवाम को। मजीद क्या डिटेल्स है शेख सैन रिपोर्ट में बता रहे हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे पर काम जारी। DGLTA अहमद अजीज तारड़ की जेर सदारत साइट ऑफिस में इजलास। गवर्निंग बॉडी के मेंबर इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी, चीफ इंजीनियर हबीबुल हक रंधावा, चीफ इंजीनियर टीपा अब्दुल रजाक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार हुसैन, डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर और दीगर शरीक रहे। DGLTA को बताया गया कि फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का मजमूई तौर पर 95% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सर्विस रोड्स का तामीराती काम जारी है। एसफाल्ट बिछाने का काम बुध के रोज शुरू किया जाएगा। बारिशी पानी संभालने के लिए 10 खुसूसी कुएं तामीर कर लिए गए, जबकि 2 मजीद कुएं जेरे तामीर हैं। अहमद अजीज तारड़ ने कहा कि फिरदौस मार्केट अंडरपास 31 अक्टूबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मंसूबे को 2 फेजेस में मरहलावार खोला जाएगा। इंशाल्लाह ताला ये अगले 10 दिन के अंदर ये फिरदौस मार्केट वाला अंडरपास मुकम्मल हो जाएगा। कल से इंशाल्लाह ताला इसका रोड का एसफाल्ट शुरू हो जाएगा, जो 3-4 दिन में मैक्सिमम 5 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। तो ट्रैफिक के लिए तो ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। हमारा टारगेट ये है कि 31 तक इसको मुकम्मल कर लें। DGLTA ने हिदायत की कि कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन रिपोर्ट आपने देखी है, इसी हवाले पे हम मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख जैन बताइएगा, एक और तारीख मिल गई है, क्या किस्मत है इस फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की? शुक्रिया सिदरा मुनीर। असल में कल DGLTA अहमद अजीज तारड़ ने इस वजह से इस फिरदौस मार्केट अंडरपास का दौरा किया है क्योंकि जो PC1 के मुताबिक 4 माह की डेडलाइन थी वो भी खत्म हो चुकी थी। 5 जून को इस पर काम का आगाज हुआ, 5 अक्टूबर आखिरी डेडलाइन थी और अब आप देखें कि अब उसके ऊपर जो 15 दिन है वो गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये तामीर नहीं हुआ। फिर वहाँ पर उन्होंने जो एक आला सतह इजलास की सदारत की, उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें DGLTA की तरफ से मुबैना तौर पर इस प्रोजेक्ट में तखीर पर जो अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी सरजनिश की गई है। इसमें डायरेक्टर फाइनेंस LDA मोहम्मद अख्तर, जिनकी तरफ से इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए पैसों की अदायगी नहीं की गई, उनकी सरजनिश की गई और उनको हदायत जारी की गई कि फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसों की अदायगी है वो की जाए। और इस मंसूबे को मुकम्मल करने के दौरान जो कॉन्ट्रैक्टर मकबूल एसोसिएट की तरफ से इसके दरमियान में हर्डल्स पैदा की गई और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मंसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार होता रहा, तो उस पर मकबूल एसोसिएट की भी सरजनिश की गई और दोनों जो ये स्टेक होल्डर्स हैं उनको हदायत जारी की गई कि अगले 10 रोज में। अब हमें ये बताइए, ये तो मामलात अक्सर हम देखते हैं इस तरह के चलते रहते हैं, आप बताइए कि क्या लग रहा है 31
अक्टूबर तक फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा मुकम्मल? सिद्रा, 31 अक्टूबर तक ये 100% फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का काम मुझे एटलीस्ट मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब डू एंड डाई सिचुएशन पे आ गए हैं कि DGNDA की तरफ से आखिरी ये 10 दिन की डेडलाइन दे दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इसका फिरदौस मार्केट अंडरपास को खोला जाएगा। इसके साथ जो मुलेका स्लिप रोड है, सर्विस रोड है, उसके ऊपर अभी तामीराती काम मुकम्मल नहीं होगा, वो साथ साथ चलता रहेगा। अब अगर ये 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को मुकम्मल नहीं होता तो डाई सिचुएशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जुर्माना कर दिया जाएगा, और ये जुर्माने की रकम तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए बनती है कि अगर वो डेडलाइन के ऊपर इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं करता। तो अब इनके लिए ये मजबूरी हो गई है। दूसरी तरफ DGNDA की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि अगर इस मंसूबे को आप लोग मुकम्मल नहीं कर सकते तो इस मंसूबे से रिजाइन कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डिटेल्स आपने हमें बताई हैं कि 31 अक्टूबर तक शेख ज़ैन को लग रहा है कि अभी भी 100% काम होना मुकम्मल मुश्किल है, लेकिन खैर अफसरान की जानिब से कहा जा रहा है कि काम मुकम्मल हो जाएगा, शहरियों के लिए अंडरपास को खोल दिया जाएगा। नाज़रीन, मजीद बहुत सारे अहम मामलात हैं, आपके मसाइल हैं, शहर की सूरत हाल है, बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जब इतवार के रोज़ शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली खौफनाक आग ने लाहौर के एक बहुत अहम तजारती मरकज़ हफीज़ सेंटर को जलाकर राख कर दिया। रही सही कसर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी ने पूरी कर दी। आग और पानी के खेल ने हफीज़ सेंटर को खंडर में तब्दील करके रख दिया, और दुकानदारों ताजिरों के मुताबिक आग से 30% दुकानें राख हुई, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दुकानों के शीशे भी टूटे और 90% दुकानें पानी की वजह से बर्बाद होकर रह गई हैं। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक उन्हें 6:11 पर आग लगने की कॉल मौसूल होती है। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तब तक आग को लगे करीबन 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे। इमारत में ना तो हिफाजती आलात मौजूद थे और ना ही फायर हाइड्रेंट्स थे। अगर इमारत में फायर अलार्म होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। इस जुल्म आग के खिलाफ 400 से ज्यादा दुकानों को राख का ढेर बना दिया, और देखते ही देखते अरबों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर सामान इस आग की नजर हो गया। 24 घंटों पर मुश्तमिल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, लाखों और करोड़ों में खेलने वाले हमारे सैकड़ों ताजिर बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। उनकी दुकानें, उनके रोजगार, उनकी जिंदगी भर की कमाई उनकी आंखों के सामने राख का ढेर बन चुकी थी, और इस जालिम आग के आगे बेबस ताजिर आबदीदा होकर एक दूसरे को दिलासे देने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रहे। दुकानदारों के मुताबिक दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लगने से 400 के करीब दुकानें जलकर खाकिस्तान हुई, लेकिन बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ई दुकानें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पानी से तबाह हो गई। दुकानों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पानी भरने की वजह से कबाड़ बन चुका है, और रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी सरगर्मियों में रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड की 33 से ज्यादा गाड़ियां और 60 से ज्यादा एहलकार शरीक हुए, जिन्होंने आग बुझाने में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज की बात कर ले, रेंजर्स, वासा रेस्क्यू टीमों ने भी हिस्सा लिया, और रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत में फंसे 25 लोगों को भी रेस्क्यू किया। ये बदकिस्मत प्लाजा, इसकी अगर डिटेल्स बात करें, इसके पस मंजर की बात करें, तो ये 1992 में शेख कबीर और शेख कदीर नामी 2 भाइयों ने तामीर किया था, और इसका कुल रकबा 17 कैनाल पर मुश्तमिल है। 1000 से ज्यादा दुकानों से हजारों ताजिर और उनके मुलाजमीन का रोजगार वाबस्ता था। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम के मुताबिक हफीज सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। मजमूई तौर पर होने वाले नुकसान का तखमीना 2.5 से 3 अरब रुपए लगाया जा रहा है, और हफीज सेंटर में आग लगने के मामले पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए 14 रुकनी कमेटी भी बना दी है, और पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़े सानहे पर दादरसी की यकीन दहानी भी करवाई गई है। नुकसानात के अजाले के लिए इकदाम उठाने का भी कहा गया है। आतिशबाजी के मुतअद्दिद वाक़यात के बावजूद लाहौर में 1200 के करीब कसीरुल मंजिला ऐसी इमारतें हैं जहां पर ना तो हिफाजती आलात मौजूद हैं, ना फायर हाइड्रेंट्स मौजूद हैं, और ना ही फायर अलार्म नस्ब किए गए हैं।
और इसी तरह की जब आतिशबाजी के वाक़यात अफसोसनाक सामने आते हैं तो फिर बात भी होती है, एहतजाज भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्लाजा मालिकान है ना उनको होश आता है, ना गवर्नमेंट के इदारों को होश आता है, जिनकी जिम्मेदारी है इन तमाम चीज़ों को यकीनी बनाना। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद और अब्दुल कादिर मदनी। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद साहब, बहुत बड़ा नुकसान है, ताजिर बेचारों की ज़िंदगियाँ मेरा ख्याल है तबाह होकर रहेगी। अब बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं, ये गुज़श्ता इतवार जो गुजरा ये कारोबारी तबके के लिए क्या लाहौर की हर तमाम शहरी जो हैं वो इस पर अफसरदा हैं और हम दुनिया मीडिया ग्रुप भी इसमें बराबर का शरीक है इनके दुख में। तो यकीनन ये एक ऐसा सानिया है जो कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जिस शख्स पर गुजरी है वही महसूस कर सकता है इसे कि किस तरह तिनका तिनका जोड़ के दुकान बनती है और फिर वहाँ कारोबार चलता है। उसमें क्या क्या, ना सिर्फ वो दुकान नहीं होती, सिर्फ वहाँ मोबाइल फ़ोन, यानी वहाँ किसी के अरमान होते हैं, किसी के जज्बात होते हैं, किसी की खुशियाँ होती हैं। तो वो पूरा एक जो सेटअप है वो देखते ही देखते चंद मिनटों में, चंद घंटों में राख हो गया। तो यकीनन ये बहुत से सवालात इसको जन्म देता है। मतलब हमने जहाँ तक अब देखा है कि गुज़श्ता चंद सालों में 3-4 आग के बड़े वाक़यात हमने देखे हैं, जिसमें LDA प्लाजा वहाँ पर 27-28 लोग शहीद हो गए, जान से गए। शाह आलम मार्केट में एक प्लाजा बिल्कुल खाकस्तर हो गया। गुलबर्ग में एक डिपार्टमेंटल स्टोर बिल्कुल जल गया, गो कि वहाँ कोई जानी नुकसान खुशकिस्मती से नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान हुआ। इसके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें इस किस्म के अवामिल हो रहे हैं। तो ये अब जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त हुकूमत की जानिब से अपने तौर पे दाद रसी की कोशिशें भी हो रही होंगी, वादे भी हो रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो हफीज सेंटर के जो ताजरों पे इस वक्त बीती है उसका अजाला कम अज़ कम, अगर मैं जो पिछले हम माजी में चंद वाक़यात हुए हैं उनको देखें तो कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती कि उनके उनका अजाला हो सकेगा। गवर्नमेंट या इवन के निजी शोबा, इवन के ताजरों की जो तंजीमें हैं उनकी जानब से भी, क्योंकि ये सानिया नंबर 1 तो इतना बड़ा है कि इसका अजाला करना शायद बहुत मुश्किल है। मतलब गुज़श्ता दिनों लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी एक रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ये हुकूमत इसका अजाला करे। हालांकि लाहौर चैम्बर में इतने मेम्बरान 3-4 हज़ार ऐसे मेम्बरान हैं कि जो अगर लाख 2-2 लाख रुपया डोनेशन दें तो एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी बन सकती है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, एक मिसाल कायम कर सकते हैं। ठीक, अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि अब ताजिरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कॉल लेट की गई या फिर रेस्क्यू लेट पहुंची, यानी शाहिदीन वहां पर थे, उनका क्या कहना था, क्योंकि आप मुसलसल वहां पे मौजूद थे, कवरेज करते रहे थे। अच्छा, इसमें हुआ ये है सिद्रा के जब आग जो है वो वसी पैमाने पर फैली है शुरू में, तो क्योंकि जो हफीज सेंटर है आग जो है इसके एक दरमियान में जो दुकान है उसमें लगी थी और जब तक वो आग बाहर तक पहुंची है तब तक जो है वो दर्जनों दुकानों को जलाते हुए जो है वो जो फ्रंट की दुकानें वहाँ तक पहुंची है। तो ताजरों की जानिब से ये कहा गया है जी कि पानी जो है वो अब जिसकी जो है वो उम्र भर की जमा पूंजी जल रही होगी तो उससे तो हर चीज़ जो है वो एक खामी नज़र आएगी। वहाँ पे ताजरों की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि जी पानी जो है वो बर वक्त जो है वो टैंकरों में नहीं लाया जा सका, क्योंकि फायर हाइड्रेंट जो है जहाँ से टैंकर्स जो हैं वो जिनको दोबारा पानी भरा जाता है वो नज़दीक नहीं थे। रेस्क्यू की जानिब से जो DG रेस्क्यू उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 6:11 पे जो है वो रेस्क्यू 1122 को कॉल मौसूल हुई, जबकि आग जो है वो सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान जो है वो लग चुकी हुई थी और 2 से 3 घंटे आग के लिए बहुत होते हैं इस तरह की जो है वो प्लाजे में या दुकानों में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, प्लास्टिक जो है वो उसे आग जो है वो बड़ी जल्दी से पकड़ती और वहाँ पर बैटरीज थी, मोबाइल बैटरीज थी, लैपटॉप की बैटरीज थी और इसके अलावा जो है वहाँ पर UPS और इन्वर्टर्स की जो है वो भी बैटरीज वहाँ पर मौजूद थी, जिसकी वजह से आग पर जो है वो काबू पाना काफ़ी मुश्किल था। हफीज सेंटर का जो बलाई 3 मंजिलें जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लोर है वो तकरीबन जलकर जो है वो राख हो चुका और इस कदर आग जो है उसकी शिद्दत थी कि जो इमारत का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसे भी नुकसान का खदशा है। बहरहाल इस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर एक कैंप लगाया गया फीस सेंटर के लिए
सहूलत मरकज़ हफीज़ सेंटर के क्या नाम से। होगा उस सहूलत मरकज़ में? उस सहूलत मरकज़ में जो है वो ताजरों से उनके जो नुकसानात जो हैं वो एक फार्म पे जो है वो तलब किए। उसके बाद क्या होगा? लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद यही होगा कि जो है वो क्योंकि जो ताजर है उनकी जानिब से उस सहूलत मरकज़ का बाइकाट किया गया और ताजरों ने हफीज़ सेंटर के जो ताजर हैं उनकी जानिब से अज खुद जो है वो नुकसानात के तखमीने के लिए जो है कमेटी बना दी गई है। क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे सामान जो है वो यहाँ पे जलकर राख हुआ है, दुकानों में क्योंकि हफ्ते का दिन जो होता है वो बैंक हॉलीडे होता है, जो हफ्ते के दिन बैंक्स हैं वो बंद होते हैं और जो सेल होती है जुमे की और हफ्ते की वो दुकानों के लॉकर्स और कैश काउंटर्स में ही होती है। जाहिद साहब, अब हमें ये बताइए, जब भी हम इस तरह का कोई खौफनाक हादसा होता है फिर सब बात करते हैं, इदारे भी बात करते हैं, वज़रा भी बात करते हैं, अफसोस भी करते हैं, लेकिन कौन से इदारे की जिम्मेदारी है? किसने देखना है कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इनके अंदर हालात क्या है? सिक्योरिटी चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? यकीनन ये ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इसकी मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार होती है और उनकी जानब से हमारे इल्म के मुताबिक शायद कोई नोटिस वगैरह भी जारी होते हैं इन प्लाजाज मालकान को या जो भी यहाँ वहाँ पे ज़िम्मेदार होते हैं कि आपकी बिल्डिंग में ये खामियाँ हैं, इसे दूर करें ताकि किसी नाखुशगवार, लेकिन वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होती है ताकि कोई वाक़या खुदा न खास्ता हो जाए तो वो कह सकें देखें हमने तो इन्हें नोटिस दिया हुआ था, इन्होंने इस पर अमल नहीं किया। अब जहाँ तक अजाले की बात है, एक और जो रेस्क्यू इदारा, हम इसकी बड़ी तारीफ करते हैं और बड़ा अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन हमने जो कुछ देखा है कि आज तक इसमें वो एक जदीद रुझानात जो होते हैं, मतलब अगर कहीं पेट्रोल पंप पे आग लगी है तो भी पानी के वो टैंकर लेके पहुंच जाते हैं, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, बिजली की आग, वहाँ भी पानी जाके फेंकना शुरू कर देते हैं। तो मेरे इल्म के मुताबिक हर आग को मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया जाता है, उसके लिए मुख्तलिफ लिक्विड्स, मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि उस आग को बुझाने में मददगार होते हैं। वरना ये जैसे ये वाली आग है हफीज़ सेंटर की, वहाँ मतलब अब AC इतने ज़्यादा लगे हुए कि अगर उनके कंप्रेसर ही फट जाएं तो वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो सकती है। अब हमने देखा कि जो LDA प्लाजा था उसमें आग लग गई, बुझ भी गई बाद में, लेकिन वहां पर जो स्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो बिल्डिंग अभी तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हुई, मतलब अभी भी उसके साल गुजर जाने के बाद दो फ्लोर तो वहां वैसे ही खत्म कर दिए गए। अब हफीज सेंटर का क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि वहां भी इस किस्म की सर्वे शुरू हो गया कि इसकी अब सूरत हाल क्या है, वहां शटरिंग की सूरत हाल क्या है। मोटा मामला हो तो फिर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अभी आप देखें कि हमारी सारी मशीनरी उस तरफ लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आग के आगे बेबस था सब कुछ। उसकी शटरिंग की क्या सूरत हाल है, वहां अभी जायजा लिया जा रहा। ये भी पता नहीं कि दोबारा इस हफीज सेंटर ने खुलना भी है या नहीं, कि अगर इंतजामिया ये कह देती है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस हद तक हिल चुका है, वीक हो चुका है आग से, कि इसे हम दोबारा नहीं खोलेंगे। तो एक और बड़ा नुकसान जो है वो जिन लोगों की बच गई हैं दुकानें मैं कह सकता हूँ। बाकी अजाला जो है हुकूमत क्या करेगी, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख फी दुकान, मतलब बहुत ज्यादा अगर कोई काम कर लेगी तो इतना ही कर लेगी, इससे ज्यादा हुकूमत के बस की बात नहीं है। तो वो तो 4 काउंटर और जो दुकान की सिर्फ उसकी रौनक है वो भी बहाल नहीं होगी, बाकी अशिया की जो नुकसान है इसमें बहसियत एक फर्द भी हमें अपनी जिम्मेदारी मेरे पूरी करनी है कि पूरी दुनिया में कारोबार जो होते हैं इंश्योरेंस पे चलते हैं। बिल्कुल ऐसा कि इंश्योर्ड होती हैं चीजें, दुकानें इंश्योर्ड होती हैं, वहां पे पूरा सामान इंश्योर्ड होता है ताकि खुदा ना खासा इसका वो वाकया हो तो हमारे यहाँ इंश्योरेंस का रुझान भी इतना ज्यादा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है हमारी मईशत डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि जिस वक्त इंश्योरेंस आप करवाने जाएंगे फिर आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतना सामान है, मैंने इतना रखा हुआ है सामान, इसकी मैंने इंश्योरेंस करवानी है। तो ये एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर ये निजी शोबे में इंश्योरेंस की हौसला अफजाई की जाए कारोबारों की तो यकीनन जो नुकसान होना है वो तो हो जाता है, वो एक कुदरती अमर होते हैं, चीज़ें होती हैं, नुकसानात होते रहते हैं, लेकिन उसका किसी न किसी तरह अजाला हो सकता है। असल में चीज़ ये होता है कि नुकसान होने के बाद अजाला कैसे होना है, उसकी हमें कुछ सबब नज़र नहीं आता, ना निजी शोबे की जानब से ना सरकार की जानब से, जिसकी वजह से ये नुकसानात मजीद तबाहकुन हो जाते हैं। पानी के हवाले से बात हो रही है, जब पानी इस्तेमाल होगा फिर तो जाहिर बात है ये सब चीजें खराब होनी थी। बिल्कुल, ये जो ऑप्शन रेस्क्यू के पास और इदारों के पास पानी वाला होता है। हफीज सेंटर में तो जो सामान है, मतलब आपका मोबाइल अगर गीले हाथ से आप पकड़ लेंगे तो वो भी काम करना छोड़ जाएगा, खराब हो जाता है। तो जहाँ पर इतना टनों के हिसाब से पानी फेंका गया है तो
तो वहाँ पर क्या बचा होगा इस वक्त जो दुकानें वहाँ पे खुली भी हैं या बच भी गई हैं आग से। तो ये एक ऐसा है जिसका जैसे जैसे वो गुत्थियाँ खुलेंगी तो पता चलेगा कि वहाँ हुआ क्या, असल में नुकसान क्या हुआ है, लोगों को क्या कुछ हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लाजमी इस वक्त अफसोस ही किया जा सकता है। अब इसका अजाला ज़िम्मेदारान ने करना है या जो वहाँ इंतज़ामिया है हफीज़ सेंटर की, उन्होंने कुछ इसकी राह निकालनी है, ताजरों ने अपने तौर पे, निजी शोबे ने कुछ ना कुछ करना है। तो ये सब मिलजुल के होगा ताकि ये लोग दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें, दोबारा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, रोजगार का सिलसिला चल सके, रोज़गार का सिलसिला चल सके। जैसा कि पहले ही कोविड की वजह से एक ऐसी सूरत हाल थी कि यही सेंटर हमने मुकम्मल बंद देखे हैं। मतलब हफीज सेंटर एक लाहौर की, अगर हम ये कहें कि उन चंद कारोबारी जगह हैं जो कि पहचान है। तो बाहर से जो जाहिद साहब आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी कलीम मलिक साहब हैं, सदर हैं आप हफीज सेंटर के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो हम लाहौर न्यूज़ की तरफ से, दुनिया न्यूज़ की जानिब से, अपनी जानिब से बहुत बहुत अफसोस के इतना बड़ा नुकसान हो गया। यकीनी तौर पर ये अल्फाज के साथ इसकी मरहम नहीं की जा सकती, लेकिन हम सब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। सर, अब जो सूरत हाल है उसके हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से क्या बातचीत चल रही है, चैम्बर के साथ क्या बातचीत चल रही है, कितना नुकसान हो गया, आपकी जानिब से क्या तखमीना लगाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तरफ से तकरीबन जो अभी आइडिया है, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 1.5 से 2 अरब रुपए का नुकसान है। और जो बिल्डिंग का अभी स्ट्रक्चर की पोजीशन है वो आपके सामने है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने गवर्नमेंट ने जो अपनी तरफ से डिप्यूट किए थे लोग, जिसमें 6-7 मुख्तलिफ महकमे इन्वॉल्व थे, वो सब लोग आके विज़िट कर गए। लेकिन हमने प्राइवेटली भी कल हायर किए थे कंसल्टेंट, वो आके उसको चेक करके गए हैं। सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने आज अभी हमारी इसके बाद उनके साथ मीटिंग है अब, और उन्होंने हमें होप दिलाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी ये रिपेयरेबल है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ देखते रहे, लोगों की तरफ देखते रहे, तो वो जब तक बंदा खुद हिम्मत ना करे तो अल्लाह ताला भी उसकी हिम्मत नहीं करता। बेशक कलीम साहब, गवर्नमेंट के हालात भी हम सबके सामने ही हैं, वो कितनी हेल्प कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा ये है कि अगर गवर्नमेंट ने हमें वो हमारी बिल्डिंग वापस ना दी तो फिर हम सड़क पे बैठ जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास कोई और हल नहीं, क्योंकि हमने तो बिजनेस करना है। देखें, पहले हमारे PSL मैचेस की वजह से, फिर कोरोना की वजह से, अब इस वजह से हालात तो पहले ही बहुत बुरे हैं। क्या कह रही हैं? बिल्डिंग अभी तक तो देखेंगे हमारे साथ इंतजामिया ने बहुत ताउन किया है। DC साहब ने, हमारे AC साहब ने, SEM रेस्क्यू 1122 ने बहुत अच्छा काम किया। गो कि उन्होंने इसको डिले किया, अगर वो स्टार्ट में इनिशिएटिव ले लेते जो उन्होंने एंड पे आके अंदर पाइप लेके गए हैं पानी के, हमारे बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद, अगर वो स्टार्ट में ले जाते तो इतनी बड़ी तबाही ना होती। तो बहरहाल जो होना था नसीब में था। ये भी शुक्र का मार्जिन अल्लाह ने हमें दे दिया कि 100% प्लाजा नहीं कहीं डैमेज हो गया, 25% तकरीबन डैमेज हुआ। तो मेरा ख्याल है तो कि जो दुकानें थी, जो सामान था, एक तो आग ने नुकसान पहुंचाया, फिर ये भी कहा जा रहा है कि पानी की वजह से बहुत नुकसान हो गया। वो क्या 100% ताजिरों का हुआ या फिर कुछ फ्लोर बच गए, कुछ ताजिरों का सामान बच गया? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से जो हमारी मार्केट है उसमें टैब है, लैपटॉप है, मोबाइल है, यह एसेसरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स को पानी अगर लग जाए तो उसके तो मेरा ख्याल है उसमें मेन उसका मदर जो बोर्ड है, वो अक्सर लोग हमारे पास आते हैं ना कि मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया, पानी अंदर चला, तो इसके अंदर तो पूरे गैलन के हिसाब से पानी गया है, तो कुछ भी नहीं बचा लोग। अच्छा मलिक साहब, इसमें किस हद तक हकीकत है जो रेस्क्यू या इंतजामिया की जानब से कहा जा रहा है कि इतला उन्हें लेट मिली है, जिस वक्त वो पहुंचे हैं उनका कहना है कि 2-2.5 घंटे लगता है कि आग पहले लग चुकी थी और फैल रही थी। हाँ, यानी कि वहाँ अंदर कोई ऐसे इंतजाम नहीं थे कि फौरी तौर पर इतला दी जाती, कोई गार्ड्स, कोई अलार्म, कोई इस किस्म की क्या सूरत हाल है? अगर खुद ब खुद तो रेस्क्यू वाले नहीं ना आए कि धुआं देख, नहीं वो कह रहे हैं जिस वक्त हमें इतला मिली उससे पहले काफी देर पहले लगी हुई थी आग। नो डाउट कि आग तो पहले लगती है तो फिर ही रेस्क्यू को बुलाया जाता है। और जब आपके घर में भी आपको तभी पता चलता है जब आपको स्मेल आती है या धुआं आप देखते हैं, अदरवाइज तो किसी को पता भी नहीं चलता। जब उनको इतला दी गई वो बर वक्त गए, 8 से 10 6:11 पे इतला हुई, 6:17 पे वो आ गए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आने के बाद जो उनका काम करने का तरीका था वो बड़ा सुस्त था।
इतना सुस्त तरीका था, मैं तो हैरान हूँ क्योंकि उनको शायद लीड करने वाला कोई नहीं था उस वक्त, उनका कैप्टन कोई नहीं था जो उनको बताता गाइड करता। हमारे लोग उनके साथ अटैच थे, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे थे, उनके पास उनका लेबर उनका जो थी वो भी पूरी नहीं थी, और गाड़ियों में जो पानी ख़त्म हो जाता था, एक गाड़ी जो शावर कर रही होती है वो 7 मिनट 6 से 7 मिनट में वो गाड़ी ख़त्म हो जाती है। आप यकीन करें गाड़ी ने जब शावर कर लिया ना उसके बाद 20 मिनट तक दूसरी गाड़ी नहीं पहुंची। लेकिन मतलब साहब यहाँ ये भी कहा जाता है कि ये प्लाजे की भी कुछ जिम्मेदारी होती है हाइड्रेंट्स की। बिल्कुल, यही इतना बड़ा प्लाजा जहाँ हज़ारों दुकानें हो वहाँ हाइड्रेंट्स नहीं थे। ये भी एक चीज सामने आई है। सेफ्टी के आलात लगाए। जो हमारा हाइड्रेंट लगा है ना बाहर, जी सर, पहले तो वो खुला ही नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट ने लगाना, वो लगा हुआ है, वो खुला ही नहीं है। ठीक है, एक हाइड्रेंट दूसरी साइड पे था, उन्होंने खोला, उसमें पानी नहीं था। ये चीज है ना असल जो हमारा तो कोई कसूर नहीं पैदा हुई है। हमने तो ये किया कि हमने चैनवन वालों से रिक्वेस्ट करके उनके जनरेटर चलवा के अपना ट्यूबवेल उनके साथ अटैच किया, और वो पानी हमने फिर दोबारा रेस्क्यू वालों को वही पानी उनको शिफ्ट किया। मैंने कहा आपको बताया, बाद में उन्होंने बहुत एफर्ट की, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ये उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। 100% भी तो जल सकता था कि उन्होंने जान पे भी खेला, लेकिन अगर ये स्टार्ट में थोड़ी सी इसको बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर लेते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता है। एक दुकान की आग थी, अभी क्या कहा जा रहा है जब वो पहुंची है हमारे प्लाजे में सिर्फ एक दुकान जल रही थी। जब उन्होंने अपना एक्शन स्टार्ट कर दी तो उनके एक्शन के दौरान ही आग फैली है, ये नहीं कि पहले ही आग फैल चुकी थी और बाद में वो है। अच्छा कलीम साहब, हमें ये बताइए कि अभी तक क्या कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, या फिर जो आपने प्राइवेट कंसल्टेंट हायर किए हैं जिनको आप दिखा रहे हैं, जी जी, कितना वक्त लगेगा इसको दोबारा से रिपेयर होने में, दोबारा से वहाँ पर जिंदगी बहाल होने में? देखें जी, हमारा तो इस वक्त दारोमदार ही वो है, लोग मरे पड़े हैं, प्लाजा बंद पड़ा हुआ है। हमें तो चाहे आज ही हमें ये डिसीजन लेना है, अभी हमने डीसी साहब से टाइम लेना है, आज ही हमने ये डिसीजन लेना है कि या तो हमें वो जो अंदर वाली सड़क है उसके ऊपर हम आर्जी तौर पे जो है वो अपनी शॉप्स बनाएंगे, काउंटर्स लगा लें, कुछ काउंटर्स लगा लेंगे ताकि जो लोग परेशान हैं उनका सर्कल चल सके। हमारी क्योंकि डेली वेजेस पे भी काम करने वाले हमारे क्लाइंट हैं, और वो क्लाइंट आप जैसे सारे लोग हैं, हर शुबह तर्ज जिंदगी हाई से वो ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जो लोग वहाँ पे इस वक्त परेशान है, सबसे ज़्यादा वो परेशान इसलिए है, एक तो सामान जल गया, जो बच गया था वो पानी से ख़त्म हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि उनको ये नहीं समझ आ रही कि इसके बाद उन लोगों ने करना क्या, जाना क्या, कहाँ से दोबारा से एक जीरो से फिर शुरू। इसलिए हमने ये डिसाइड किया रात को हमारी बॉडी में बैठ के ताजरों के ये डिसाइड किया कि जनाब मलिक साहब आप कहेंगे तो हम सड़क पे भी बैठ जाएंगे। ये हमने आज ही डिसीजन लेना है। गवर्नमेंट ने अगर हमारे साथ कुछ करना है, अच्छा बुरा जो भी करना है, वो आज हमें करके बताओ। ठीक, अब्दुल कादिर हमें ये बताइए, अब हफीज सेंटर की तो हम बात करें, लेकिन लाहौर में 1200 के करीब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर सेफ्टी आलात नहीं है, जहाँ पर फायर हाइड्रेंट्स नहीं है, जहाँ पर ये तमाम चीज़ें नस्ब नहीं की गई। ये तो सिद्रा उन शाहराहों पर ये प्लाजे मौजूद हैं जिसमें हफीज़ सेंटर हो गया या गुलबर्ग का एक शॉपिंग मॉल था जो चंद साल पहले जला था। ये तो मेन शाहराहों पर है जहां तक जो फायर फाइटिंग के आलात और मशीनरी जो है उसके बिल्कुल फ्रंट तक जा सकती है। हाल रोड की सूरत हाल देखें, बहुत खुली थी यहाँ पर, तो बिल्कुल ऐसा हाल रोड की सूरत हाल देखें, शाह आलम मार्केट की सूरत हाल देखें, आजम क्लाथ मार्केट की, और इन तमाम वाकयात जितने भी अब तक आग लगने के वाकयात इन मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ या कमर्शियल एंटिटीज़ पे जो वकूफ़ पज़ीर हुए हैं, इनकी एक ही वजह रही है और वो है शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल कलीम साहब, आपकी तरफ से आना चाहूँगी, हमें ये बताइए कि अभी जो सूरत हाल चल रही है इसमें आप क्या मुतालबा करेंगे, क्या दरख्वास्त करेंगे गवर्नमेंट से, लाहौर चैम्बर से, या फिर हमारे जो निजी इदारे हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे? सबसे पहले गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि आपने मॉडल रोड करार दे दी है मेन बुलेवार्ड को जी। हाई राइज बिल्डिंग का गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप 50, 60, 70 मंजिला बिल्डिंग बनाए। ये अभी 6 मंजिला बिल्डिंग नहीं संभाली गई। हाई राइज का क्या बनेगा? हाई राइज का क्या बनेगा, इसलिए इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए उनको पहले। बहुत। और दूसरी बात यह है कि लाहौर चैम्बर वालों ने हमारे साथ और जितनी ताजर तंजीमें उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे दुख दर्द में आके हमारे साथ खड़े हुए।
मरहम रखा हमारे जख्म पे। कितने लोग हैं अगर हम एक ओवरऑल सारे सबका मुलाजिमीन शुक्रिया अदा करते हैं अफसरान हो प्लाजे में जिनका रोजगार वाबस्ता है? प्लाजे के अंदर कितने लोग हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो मुलाजमीन हैं या फिर दुकानों के मालिकान हैं जिनका रोजगार? तकरीबन 1000 के करीब दुकान है और एक दुकान के अंदर तकरीबन 5 से 6 एवरेज बता रहा हूँ, इसमें कुछ ज्यादा भी है, लेकिन कम से कम 7000 लोग जो है ना, और आगे से उनके जो फैमिलीज है वो इन्वॉल्व। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कलीम और उसके बाद हमारे लोडर और जितने गार्ड्स वगैरह वो बहुत बड़ा एक सिस्टम है, पूरा सर्कल चल रहा था जो अब रुक कर रह चुका है। बहुत शुक्रिया कलीम साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब्दुल कादिर, जाहिद आबिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है और हर गुजरते दिन आवाम की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहे हैं। आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। एक बार फिर सरकारी नरखों में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसके बावजूद इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रही है। आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। गंदम की दरामद बरामद के खेल में आटे के असूल में अवाम की ख्वारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ रोजमर्रा की अशिया ख़ुरोनोश अवाम की पहुंच से बाहर है, तो दूसरी तरफ दर्द से कराहते मरीजों का दर्द मजीद बढ़ गया है, क्योंकि महंगाई के दौर में इलाज करवाना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। 18 दिनों में दूसरी बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। कैंसर, दिल, शुगर, मैदे, जोड़ों के दर्द समेत जान बचाने वाली 253 अद्वियात की कीमतों में 22 से लेकर 35% तक इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत जारी बहरानों को खत्म करने के लिए सरतोड़ कोशिशें भी कर रही है। वजीर आजम इमरान खान महंगाई का तोड़ निकालने के लिए खुद मुतहरिक हो चुके हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज वजीर आजम ने लाहौर का दौरा भी किया और अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों पर काबू के बारे में अहम इजलास समेत मुख्तलिफ मुलाकातें और इजलासों की सदारत भी की है। इमरान खान साहब का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को रिलीफ फराहम करने और महंगाई में कमी के लिए पंजाब भर में 1 माह के अंदर 350 सहूलत बाजार लगाने का फैसला हुआ। रवा हफ्ते पंजाब भर में 195 नए सहूलत बाजार भी लगाए जाएंगे, जिनमें से 31 सहूलत बाजार लाहौर में लगाए जा चुके हैं। सहूलत बाजार में 20 किलो आटे का थैला आपको 845 रुपए में मिलेगा। 10 किलो आटे का थैला अगर खरीदेंगे तो वो आपको 410 रुपए में फरोख्त किया जाएगा, जबकि सहूलत बाजार में चीनी फी किलोग्राम 85 रुपए में फरोख्त होगी। सहूलत बाजार 5 तहसीलों की हदूद में लगाए गए हैं। तहसील शालीमार में 8 हैं, तहसील रायविंड में 6 सहूलत बाजार, तहसील कैंट में 3, तहसील मॉडल टाउन में 7, जबकि तहसील सिटी में भी 7 बाजार कायम कर दिए गए हैं। क्या सहूलत बाजार 1.25 करोड़ की आबादी के लिए काफी होंगे? इन दावों में कितनी सदाकत है? आने वाले वक्त में मजीद क्या बेहतरी लाई जाएगी? बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हैं, आप डीसी लाहौर हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी। सब सबसे पहले तो चले, कुछ तो ठंडी हवा का झोंका आया कि सहूलत बाजार ही कम से कम कायम हो गए हैं, वहीं पे सरकार के रेट निर्खों पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपको जैसे पता है कि ये पिछले दिनों में आटे और चीनी का इशू बिल्कुल था, और ये इशू मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होता है। एक तो सप्लाई अगर प्रॉपरली ना हो रही हो, कोई सप्लाई में इशू हो, सप्लाई चेन में इशू हो, या सप्लाई और डिमांड के दरमियान गैप हो, तो एक ये तो इशू होता है। सेकंड ये होता है कि अगर लोग होर्डिंग कर लें या पिल्फरेजेस हों इन द सिस्टम, तो फिर भी ऑब्वियसली शॉर्टेज होके प्राइस हाइक होती है। इकोनॉमिक फोर्सेज हैं, मार्केट फोर्सेज हैं, लेकिन उसके मुहरकात मुख्तलिफ होती हैं। जब इस तरह का इशू होता है तब फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट हैज इंटरवीन नाउ विद फुल फोर्स, और हमने ये फैसला किया वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर, वज़ीर आला की हिदायत के ऊपर, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश 31 सहूलत बाजार। वो 31 बाजार हमने लाहौर के अंदर कायम कर लिए हैं, और इनको मजीद भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनका नाम सहूलत बाजार है। इसमें फोकस हमारा ऑब्वियसली बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर है, लेकिन आटा और चीनी पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि आटा बाहर महंगा मिल रहा था। हमने आटा, जिस तरह अभी आपने बताया कि 845 रुपये तो यहाँ पर दस्तयाब होगा 20 किलो। लाहौर के अंदर हमने इसको 840 रुपये कर दिया है। सो वी आर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन विच द प्राइसेस हैव बीन ब्रॉट डाउन
ठीक, यानी 16 बाजार से 840 में मिलेगा। वैसे तो 860 रुपए कीमत है ना, 860 है जो नोटिफाइड रेट है, जो गवर्नमेंट जिस पे करती है, लेकिन हम 840 का यहाँ पर दे रहे हैं। चीनी भी हम इंशाल्लाह 85 की प्रोवाइड करेंगे, उसका मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहा है। एक्स मिल प्राइस अभी भी 93 पॉइंट सम रुपीज़ थी, 93.5 रुपीज़ है। कल हमारे 3 दिन के जो इकदामात हैं उसकी वजह से मार्केट के अंदर चीनी जो है वो भी 1.5 से 2 रुपए कम हो गई है। पहले मार्केट के अंदर चीनी जो थी वो ज़्यादा महंगी थी, पिछले 3 दिनों की वजह से कल हमने अकबरी मंडी से चेक किया और बाकी जगहों पर चेक किया, बुलाया। अब मार्केट में इस वक्त बिल्कुल खौफ मौजूद है और कि ये चीनी अभी सप्लाई हो जाएगी, का लोग रुख करेंगे बिल्कुल ऑब्वियसली। तो जो होल्डर्स हैं उनके ऊपर खौफ है। हमने कल एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, 4 टन हमने चीनी जो है होल्डिंग वो पकड़ी और वो हम इंशाल्लाह आज उसको बिकवाएंगे एट कंट्रोल्ड रेट मुख्तलिफ बाजारों के अंदर। सो हमने आलू जो था वो ऑक्शन नहीं हो रहा था, वो हमने तकरीबन 160 बोरी 100 किलो की वो पकड़ी और ये 3 दिनों की कार्रवाई है। कल कुछ 6,70,000 रुपए जुर्माना हुआ। 51 मैजिस्ट्रेट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे ये जो एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं उसकी वजह से कीमतें स्टेबलाइज होंगी। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन नाउ, गवर्नमेंट हैज इंटरवीन्ड विद फुल फोर्स। तो हम इंशाल्लाह हमने होल्डर्स को नहीं छोड़ना। ये मैंने कल भी, हम डेली चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब कर रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे, बड़ा क्लियर उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं इसके ऊपर। हमने पूरा एक मैकेनिज्म उसका डेवलप किया हुआ है। इन बाज़ारों के ज़रिए हमने एक अल्टरनेट, एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड किया है टू द पब्लिक। मेरी आपके तवस्सुत से लोगों से ये गुजारिश है कि वो इन बाज़ारों का रुख करें, वहाँ यहाँ पर आएँ। आटा अवेलेबल है। कल का अगर आपको फिगर दूँ, लोग कहते हैं कि शॉर्टेज है, 30,000 बैग्स कल सप्लाई हुए हमारे इन बैग्स इन बाज़ारों के अंदर, सिर्फ 8,000 बिके। तो मीनिंग देयर बाय के 22,000 अभी लोगों को मालूम भी नहीं है। अच्छा, वो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं, ये बाजार वही उन्हीं जगहों पर है जहां पर रमजान बाजार लगा करते हैं। ये सेंट्रल लोकेशन है, लोगों को पता है इसका, लेकिन इसकी मजीद पब्लिसिटी भी चाहिए। लेकिन कल मैं खुद भी 5-6 बाजारों में गया, वहां देखा लोग आ रहे थे, लेकिन वो जिस तरह डिमांड है वो उस तरीके से नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अगेन अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है, आपके तवस्सुत से भी करेंगे और अपने जो हमारे चैनल उनको भी इस्तेमाल करेंगे। सो मेरी आपके तवस्सुत से लोगों से गुजारिश है कि इन बाजारों में आएं, यहाँ पर आटा वाफर है, मिलेगा और ऐसे कतन सिचुएशन नहीं होगी कि आटा यहाँ अवेलेबल ना हो। इमरान, लोगों के लिए कितनी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि आखिर कुछ तो इनिशिएटिव हुआ कि सहूलत बाजार लग गए और कंट्रोल रेट पर चीजें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि पिछले 2 साल से हम भी महंगाई दिखा रहे हैं और मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही थी और पिछले 6 माह से अब तक तो अखीर ही हो गई थी कि आटे की जो शॉर्टेज थी, आटे की डिमांड एंड सप्लाई जो थी वो काबू भी नहीं आ रही थी। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। डीसी लाहौर ने इसको 3 दिन पहले 12 घंटे के नोटिस में जो है वो शहर में 31 बाजारों को लॉन्च किया है। अच्छा इनिशिएटिव है, मगर मैं ये कहता हूँ कि ओपन मार्केट किसकी है? अगला सवाल भी यही था मेरा। ओपन मार्केट किसकी है? ओपन मार्केट भी हुकूमत की है। मैं फिर वहीं से शुरू होंगे डी साहब। बुनियादी तौर पर जो है ये आपके लिए, आपके साथ साथ तमाम महकमे जो आपके साथ मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें इंडस्ट्री का सबसे अहम रोल है, जिसमें आप तमाम जो, क्योंकि आपने तो मॉनिटरिंग करनी है। मसला तो ये है कि ओपन मार्केट में आम दुकानदार भी जो होगा उसको मजिस्ट्रेट ने ही जाकर जो है वो चलान करना है, तो वो भी आप ही की है। वहाँ के लोग भी जो, क्योंकि लोगों ने 30 किसी ने 12 किलोमीटर चल के आना है, किसी ने 2 किलोमीटर चल के आना है, तो उसकी जो आसाइश है, उसकी जो आराम है, उसके साथ वाली गली मोहल्ले की दुकानें भी होंगी। अब इसमें सबसे बड़ा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं और रोजाना हम दिखा भी रहे हैं, आपके साथ होते हैं। हमारे पास सर डाटे की बड़ी कमी है। पूरे लाहौर की कितनी दुकानें हैं, कौन से लोग बैठे हुए हैं? नीलम सलमा बाजार सर किधर है? चामीरा के पास इतना बड़ा बाजार है। आपका तजाबता बाजार किधर है? आपके शुमाली लाहौर में। भगवानपुरा बाजार किधर है? शुमाली लाहौर में। इतने बड़े बाजार हैं, वहां पे मिलर बैठे हुए हैं। वहां पे आप गए हैं भगवानपुरा बाजार में, मगर सर वहां की लिस्ट नहीं हमारे पास मौजूद कि वहां पे कितने लोग हैं जो आटे, चीनी, सुरख मिर्च, नमक और तमाम दाल, चावल, चीनी का कारोबार करते हैं। उन तमाम लोगों की जब लिस्ट होएगी, उनको एक एक नोटिस भेजने की सिर्फ जरूरत है, क्योंकि डीसी ऑफिस से तमाम लोग डरते हैं। ये तमाम लोगों को पता है, मॉनिटरिंग दायरा है आपका। आपने उनको कहना है कि चीनी सस्ती करें, क्यों नहीं सस्ती करेंगे? अब ये जरूरत आपको पड़ी है कि सहूलत बाजार, आपने कहा कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मगर ये नाकाफी होंगे। 1.25 करोड़ की सर आबादी है। एग्जैक्टली, मार्केट की सूरत हाल भी बेहतर करना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, फ्रेंकली आपको बताऊं,
जिसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो जहाँ पर मार्केट फेलियर होता है, ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, जहाँ वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। सो मार्केट फेलियर ऑब्वियसली था तो गवर्नमेंट इंटरवीन किया। और अब जिस तरह इमरान साहब कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर कल का जुर्माना आपको बता रहा हूँ, 6,70,000 जुर्माना सिर्फ कल का जो हमने फाइन की। इसका मतलब ये हमारे को सोलो बाजारों में नहीं हुआ, ये बाकी मार्केट में हुआ है। हमारे 51 मजिस्ट्रेट्स डेली निकल रहे हैं और वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये जुर्माना वहाँ पर 64 FIRs हुई हैं, 64 अरेस्ट हुई हैं, हमने लोग पकड़े हैं। होर्डिंग में ना इतनी बड़ी कार्रवाई बताई चीनी की, आज फिर हमारी कार्रवाई है 1-2 जगह पर, इसके साथ साथ सब्जी के ऊपर है। सो 36 क्रिटिकल मार्केट्स आइडेंटिफाई हुई हैं। वो कौन कौन सी है? आपको लिस्ट उसकी प्रोवाइड कर देंगे। पूरे लाहौर के अंदर 36 बड़ी बड़ी मार्केट जहां पर लोग मैक्सिमम रश होता है जहां लोगों का आने का, वो इन बाजारों के अलावा है। उन पे हमारा मेन फोकस होता है, वहां पर हम जाएं और वहां पर अगर कोई प्राइस हाइक देखी जाए या नोटिफाइड रेट से ज्यादा प्राइस देखी जाए तो वहां पर कार्रवाई की जाए। सो ऑब्वियसली लाहौर का जो शहर है, इसकी आबादी आप देखें, कहने को तो हम 1.25 करोड़ है, लेकिन मे बी आबादी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से ज्यादा होगी। सो इसके लिए कॉस्मोपॉलिटन सिटी नाउ, इट्स नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। इसके अंदर अब डायनामिक्स भी मुख्तलिफ है, अर्बनाइजेशन बड़ी ज्यादा है, जो प्लानिंग है वो नहीं है, इट्स अनप्लान्ड सिटी। और यहाँ पर रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क्स हैं वो प्रॉब्ली इतने स्ट्रांग नहीं जितने होने चाहिए, लेकिन हमें एफर्ट तो करनी है, हमने आपने मिलके करनी है। आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। इसको हटा दें कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एज अ शहरी भी अगर सोचा जाए तो ऑब्वियसली हमें लोगों की तकलीफ का एहसास होता है। हम दिन सुबह से लेके आपकी तरह रात 24 घंटे हम काम करते हैं। जब से मैं आया हूँ मुझे याद नहीं पड़ता कुछ 3 से 4 घंटे ज़्यादा हम सो सके हों, तो एफर्ट हम पूरी कर रहे हैं। बट क्वांटम ऑफ वर्क ऑब्वियसली ज़्यादा है, शहर बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्लोर का मैंने आपको बताया, फ्लोर भी कल मार्केट में नीचे आ गया है, फ्लोर की प्राइस भी कल नीचे आ गई, सिर्फ 3 दिन की इंटरवेंशन से इन बाजारों से। सो मैंने आपको बताया बाजार मजीद भी एक्सपैंड करेंगे, जुर्माने भी करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि वहां पर नोटिफाइड रेट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, वायलेशंस को वहां पर हम जुर्माने करेंगे, FIRs करेंगे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि जो सरकार का रेट लिस्ट आता है ना, वो हमें बेशतर दुकानों पे नजर नहीं आता। अगर सिर्फ उस पे ही इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि आवाम को बहुत हद तक सुकून मिल जाएगा। मैं इस बात को सर सेकंड करूंगा। अगर रेट लिस्ट निकाल ही दी गई है तो चाहे नजर आए ना आए, मगर उस रेट के ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन तो जरूर होनी चाहिए ना। नहीं आता, दुकानदारों ने अपने नुमाया नहीं होती है, वेजा नहीं होती। अच्छा, वो मैं ये आपसे करूँ ना, अब कल जुर्माना किस लिए हुआ है? 6,70,000 जुर्माना हुआ है, वो इन्हीं चीजों के वायलेशन के ऊपर हुआ है। अगर वायलेशन है तो जुर्माना हो रहा है, ठीक है। जुर्माना पहले कम था, अभी क्योंकि हमने एक्टिविटीज बढ़ाई हैं अपनी, ये मजीद ही बढ़ेगा। और ये हमने मेन होल्डर्स को टारगेट करना है, प्राइस डिस्प्ले को इंश्योर करना है। ये गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है इसके ऊपर, वज़ीर आला साहब की स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है इसके ऊपर, चीफ सेक्रेटरी साहब डेली इस पे मीटिंग कर रहे हैं। तो ये हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। ऑब्वियसली आइडियल सिचुएशन कहीं भी नहीं होती, ना आपकी तरफ है ना हमारी तरफ है, किसी सोसाइटी में आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती। बट अब आइडियल आपका टारगेट होता है, वो सिर्फ अचीव करने की कोशिश करते हैं। आइडियल से कोसों दूर है मेरा ख्याल। आइडियल सिचुएशन तो हम अभी सोच भी नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कुछ हालात बेहतर हो जाएं। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सहूलत बाजार में हमारे जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, हर तरह के स्टॉल्स मिलेंगे? जी मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। और वहां पर जो डीसी रेट और है वो तकरीबन 10% कम है नोटिफाइड रेट से ऊपर। वो जो वहाँ फल सब्जी भी मिल रही है, जब यानी वो डीसी रेट से भी कम है, वो 10% कम पे हम ये तो फिर बड़ा अच्छा है। आवाम को मैं तो कहूंगी कि आप अपने थोड़ा सा कोशिश करें, सहूलत बाजार जाएं। फिर मैं कहता हूँ कि ना, जो इन्होंने एकदम से ये काम किया है ना, ये बहुत अच्छा किया, मगर वो काम अभी महदूद है। अच्छा, बढ़ाएंगे। अब चूंकि डीसी साहब कह रहे हैं कि इसको बढ़ाएंगे, तो उसको देखते हैं, क्योंकि जैसे ये बढ़ेंगे तो आपको रमजान बाजारों की तरह जो है लोगों का जो हजूम है वो उमड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोग वाकई बाहर निकलते हैं। हमने तो रमजान बाजार भी देखे हैं, आप संडे बाजारों में इतना रश होता है। आप संडे बाजार जैसा ये शादमंद एक दफा ये वाला इसी वक्त कह दें और इस संडे को ये जरा बड़ा बाजार लगाएं, आपको 30, 40, 35 हजार बंदा जो है वो सुबह सुबह नजर आएगा, 40, 45 हजार बंदा जो है वो दोपहर को नजर आएगा, और 20 हजार बंदा आपको शाम को 5 बजे तक नजर आएगा। वहां पे सर बहुत ज्यादा चहल पहल है आपका। मेन चूंकि शादमंद बाजार सबसे पहले बना था, उसके बाद उसको देखते हुए लाहौर में बाजार बनाए गए। अब आपने 31 सहूलत बाजार लगाए हैं सर। लालपुर पर अगर आपने लगाए हैं ना, तो लालपुर पर सर वैसी पार्किंग नहीं है।
यानी कि जिस तरह से लोग आए और पार्क करें गाड़ी, आराम से अपनी चीज खरीदें और वापस चले जाएं। लालपुर पर सर सिर्फ सड़क के चौक में लगा हुआ है और वहाँ पे सर 25 से 30 स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छी जगह, लोकेशन अच्छी है कि लोग चलते फिरते, लेकिन बहुत कम लोगों को बहुत कम लोगों को इस तरह से होगा वो एक्सटेंड। देखिए, हम डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द फुटफॉल इन अ बाजार, वी विल डेफिनेटली एक्सपेंड इट। ये तुमने सोचा हुआ है। अभी फुटफॉल हमारा कोई कम है वहां पर। मैं इसलिए आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से कि बाजारों में आएँ, यहाँ पर जरूर आएँ। ये फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, अल्टीमेट टारगेट तो ये होता है ना इन बाजारों का या रमजान बाजार का भी, कि मार्केट स्टेबलाइज हो जाए। ये तो एक छोटे पोर्शन को कवर कर रहे होते हैं। ये मार्केट में एक इंटरवेंशन है गवर्नमेंट की तरफ से ओवरऑल मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। इसका इंशाल्लाह इम्पैक्ट पड़ा है। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 3 दिन का इम्पैक्ट आपको बता रहा हूँ। आटा नीचे आ गया, मार्केट के अंदर चीनी नीचे आ गई। अभी मजीद हमने शुगर बेपनाह हम मजीद लेके आने लगे हैं विद इन कपल ऑफ फ्यू डेज। और ये इंशाल्लाह ये जिन्होंने होर्डिंग की हुई है, ये इनके पास ये शुगर इनकी लेने वाला कोई नहीं होगा। ये मैं आज आपके तवज्जो से बता रहा हूँ। और हमने एक्शन सख्त से सख्त करने हैं। वो सारे बार्स के पीछे होंगे, वो जेलों में होंगे। जो होर्डिंग कर रहे हैं उनको हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा मुदस्सिर साहब, हमें ये बताइए कि अब आटा चीनी तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ आवाम को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी हर चीज़ में, हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े स्टोर में आपने कोई मसाले खरीदने हैं, आपने किसी तरह की कोई चीज़ खरीदनी है, आपने दालें खरीदनी है, हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है, अपने ही रेट हैं। कहीं पर बड़े स्टोर्स में पहले डीसी काउंटर्स लगे, अब हमें वो भी नजर नहीं आते, सबके सब खाली पड़े हुए हैं। अरे डीसी काउंटर्स तो हैं फ्रैंकली, लेकिन उनका साइज ऑब्वियसली श्रिंक कर गया। इससे मैंने बिल्कुल ऑर्डर कर दिया है कि तमाम बड़े स्टोर्स पे डीसी काउंटर्स एक सब्सटेंशियल फॉर्म में, कंसिडरेबल फॉर्म में नजर आने चाहिए। ये मैंने कल भी कुछ स्टोर विजिट किए, वहाँ मैं डायरेक्शन दे के आया हूँ। ये इसको इम्प्लीमेंट हम कर देंगे। चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस क्वांटम पे नहीं थी। सर उस क्वांटम पे हमें 150 के करीब, 139 के करीब सर लाहौर में बड़े मेगा स्टोर। ठीक बात है, ठीक है। और सबकी अपनी मर्जियां हैं। वहाँ पे होता क्या है सर, आटा और चीनी नहीं होता। अब छोटे छोटे रैक बनाए हुए, ऊपर लिखा हुआ है डीसी काउंटर, या वो अच्छा वो चीजें लगा दी हैं वहाँ पे जो बंदा लेते नहीं है। अब असल चीजें उन्होंने अपने काउंटर्स पे लगाई हैं। कितने रुपए किलो चावल? 140 रुपए, और 6 किस्म के चावल हैं। ये फलां किस्म के हैं, ये फलां किस्म के हैं। जो बंदा आएगा उसको क्या पता लगना, उसने 10 चीजें खरीदनी है, उसका 10,000 का बिल बन जाएगा। वक्त की किल्लत है, सर से जवाब वो आपकी बात ठीक है, एग्रीड। लेकिन बड़े स्टोरों पे ऑब्वियसली आम लोग नहीं जाते। ठीक है, वहां पर एक खास तबके वाले लोग जाते हैं, मीडियोकर्स पे जाते हैं। मीडियोकर्स मेरे ख्याल अपर मिडिल क्लास, वहाँ गाड़ी चाहिए आपको, उसकी बाकायदा अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, आप एक्सेसिबिलिटी चाहिए बड़ी मार्केट्स में। लेकिन फिर भी उन तक हम मेरी बात सुन ले, अच्छी बात है। लेकिन टाइम की शॉर्टेज है सर। रोटी एकदम याद आ गई सर। 8 रुपए की नोटिफिकेशन है, 12 रुपए की बेच रहे हैं। इमरान मलिक, वक्त कम है सर। रोटी 8 रुपए की बिक रही है। नो सर, 12 रुपए की बिक रही है सर। 15 रुपए का नान बिक रहा है। नहीं, नान की बात नहीं करूंगा। रोटी का रेट हमने चेक करवा लें। 8 रुपए की नहीं, मैंने खुद। चले इमरान मलिक, आप भी चेक करें, डी साहब भी आज चेक करते हैं कि क्या सूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इमरान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद बनती है जी आने वाले वक्त में महंगाई कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होगी, इसलिए आप भी सहूलत बाजारों का रुख करें और ओपन मार्केट से चीज़ें कम खरीदें। इसी तरह चैलेंज का एक माहौल बनेगा और जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। नाज़रीन, वक्त प्रोग्राम का करीबन अख्ताम को पहुंच चुका है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। कल सुबह के लिए इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।